हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजीआई इंडिया में। पिछली क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चैप्टर फर्स्ट था उसके फर्स्ट पार्ट में। और उस चैप्टर में हमने कंप्यूटर के परिचय से कंप्यूटर क्या है से लेकर के कंप्यूटर के दो भाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना था। अब अगली कक्षा में हम उसके आगे जानते हैं, लेकिन एक बार हम पिछली कक्षा के कुछ पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले कंप्यूटर के दो भाग होते हैं जो उनके बारे में जानेंगे। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर मैंने बताया था, कोई भी भौतिक चीज़ कंप्यूटर की जो है वो हार्डवेयर होती है। और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर हम केवल देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संरचना शामिल होती है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसमें कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग शामिल हैं जिन्हें आप दी गई नीचे छवि में देख सकते हैं। ठीक है, अब छवि मैंने आपको पिछले उसमें दिखाई थी, आप कहें तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, आप इस छवि में जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और इन्हें छू सकते हैं। ये हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं वो सारे हार्डवेयर है। ठीक है, तो अब हम हार्डवेयर के बारे में हमने जान लिया। अब हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई सेट होता है। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हम जब एक बाई एक करके देते हैं और उन इंफॉर्मेशन को एक साथ देने को उसको सेट बोलते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशंस हो गई, और ये जो हम बोलते हैं कोई कमांड होगी उनको इंफॉर्मेशंस का सेट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सेट। ठीक, सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में वेब ब्राउज़र, गेम्स, वर्ड प्रोसेसर शामिल होते हैं। आपके कंप्यूटर जो भी आप करते हैं वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर चलाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये नहीं चलेगा, कंप्यूटर पे आप ऑपरेट कर ही नहीं सकते। और आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जब आपके पास है और हार्डवेयर नहीं है तो हार्डवेयर आप कैसे, किस में ऑपरेट करेंगे सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर का ऑपरेशन हो सकता है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ अनअवेलेबल है तो नहीं होगा। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। उदाहरण के लिए आप इस टेक्स्ट देखिए, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, और जो आप उसमें स्लाइड डाउन स्लाइड अप कर रहे हैं ये वो टच पैनल के जरिए, वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, ठीक है, अब हम कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख हमने कल एक शॉर्ट रूप में, शॉर्ट टाइप में हमने कंप्यूटर के आरेख या कंप्यूटर की संरचना या फिर हमने उसको कैसे काम करता है कंप्यूटर वो हमने समझा था। तो अब हम इसमें समझेंगे थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, देखिए, जब भी कोई उपयोगकर्ता कोई कंप्यूटर को ऑपरेट करता है तो सबसे पहले उसको उसमें कमांड एंटर करनी होती है, जिसे हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देश, ये आपके इनपुट हो गए। ठीक है, अब इनपुट क्या होता है? इनपुट इसमें जाता है, इसमें आपका सीयू में जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले सीयू में जाता है। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट वो होता है जिसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर को कोई हार्मफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली है जिसको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर करप्ट हो सकता है या डैमेज हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर इसके बाद जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में दो भाग होते हैं, एक अर्थमेटिक और दूसरा होता है लॉजिकल यूनिट। ठीक, अर्थमेटिक में क्या होता है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। मैं सब कल पिछली क्लास में मैं सब ये बता चुका हूँ। ठीक है, और लॉजिकल में होता है, देखिए लॉजिकल में क्या होता है? सिलेक्शन, मर्जन और कंपैरिजन। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं क्योंकि ये किसी भी गुणा भाग से नहीं की जा सकती, तो ये होते हैं लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, इसके बाद में ये इतना सब कैलकुलेट होने के बाद, काम करने के बाद, प्लस माइनस गुणा भाग होने के बाद जो भी है, जिस भी विभाग का काम होगा ये अर्थमेटिक का या फिर लॉजिकल का,
दोनों में कंप्लीट होने के बाद ये जाता है स्टोरेज में। प्राइमरी, अब कंप्यूटर दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, पहला होता है सेकेंडरी स्टोरेज, दूसरा होता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, या हम इसको पहला बोल सकते हैं, इसको, ठीक, इसको दूसरा, ठीक है। तो ये हम, और इसके बाद जब ये मतलब कोई भी रिजल्ट आउटपुट होने से पहले हमारे स्टोरेज में जाता है, फिर उसको आउटपुट दिया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में उसको दोबारा से प्राप्त कर सकें। आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बता रहा है इनपुट डिवाइस मदद करता है डाटा लेने में और कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करने में, और आउटपुट डिवाइस मदद करता है डेटा को प्रोसेस करने में। इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा डेटा प्रोसेस यूनिट में भेजता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले जब कोई उपयोगकर्ता कोई डेटा देता है, वो इनपुट के जरिए जाता है कंप्यूटर में या सीपीयू में। अब सीपीयू की मैंने संरचना आपको बताई दी, सीयू, एएलयू और एमयू, इन सबसे होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद जब भी कोई फाइनल रिजल्ट आता है वो पहले जाता है एमयू में, मेमोरी यूनिट में, जो कि यहाँ पर रहा, ठीक है। इसके बाद में वो आपको रिजल्ट आउटपुट मिलता है, ये आउटपुट मिलता है जो कि एक रिजल्ट होता है आपका फाइनल, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और चलिए इसको और आगे देखते हैं। आउटपुट डिवाइस द्वारा डेटा प्रोसेस से लेता है। डिवाइस एक हार्डवेयर का एक उपकरण होता है। देखिए जो भी डिवाइसेज होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपकी क्या होंगी, हार्डवेयर में आएंगी, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस भी आपकी हार्डवेयर में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हार्डवेयर का एक उपकरण होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को सूचना उपकरण के नियम, डेटा और नियंत्रण सिग्नल प्रदान करने के लिए इनपुट डिवाइस। देखिए कोई भी अगर डेटा हमें कंप्यूटर को सिग्नल द्वारा देना है, कुछ भी तरीके से देना है, वो हमारा जाएगा इनपुट डिवाइस से, ठीक है। इनपुट डिवाइस के जरिए, सॉरी यहाँ पे के जरिए लिख गया, यहाँ पे के जरिए करना है, के जरिए आपकी सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है, ठीक है। यहाँ तक यूजर का काम होता है। इसके बाद जिससे आपको उसे पढ़ने व देखने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। अब जो पीडीएफ है, अगर मैं आपको बुक से पढ़ाता होता तो मैं आपको ये ऐसे शो नहीं करा पाता डिजिटली, तो मैंने ये कंप्यूटर में डाली है, जिससे आप मुझे देखने में और आपको दिखाने में बहुत आसानी हो रही है। इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर में डाली जा सकती है, जिससे आपको उसे देखने व पढ़ने में आसानी होती है। इनपुट डिवाइस के बिना कंप्यूटर का कोई भी कार्य नहीं कर, ये बात 100% सत्य है कि आप बिना इनपुट डिवाइस के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन दोगे ही नहीं तो कंप्यूटर उस पर वर्क क्या करेगा, वो तो ज्यों का त्यों चालू रहेगा और बंद है तो बंद रहेगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस के कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन वगैरह शामिल है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ स्कैनर्स के प्रकार बता रहा है। स्कैनर के प्रकार, टाइप ऑफ स्कैनर्स, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मतलब कि ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई आपके पास पेज है उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। तो आप किसी ओसीआर वाले सॉफ्टवेयर में उसको स्कैन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जितना भी उसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट मटेरियल है, वो आपका ओपन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए नॉर्मल स्कैनर से आप जो भी स्कैन करते हैं, जैसे कि मान लिया आपके पास कोई एक पेज है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको स्कैन करते हैं तो वो एक इमेज के रूप में स्कैन होगा। इमेज के रूप में मतलब कि आप उसको उसमें से कुछ कॉपी नहीं कर सकते, जो भी आप इसमें लिखा होगा ये एक इमेज के रूप में कॉपी होगा, आप उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी बजाय अगर आप उसको ओसीआर से करते हैं, अगर ओसीआर से स्कैन करते हैं तो उसमें एक एक टेक्स्ट ओपन में आएगा, जिसको आप कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप एक इमेज फाइल में जो टेक्स्ट आपने स्कैन किया उसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, एडिट नहीं कर सकते, ये संपादित नहीं की जा सकती है, संपादित नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। और फिर आता है मैग्नेटिक इंक रीडर। मैग्नेटिक इंक रीडर क्या होता है? रीडर या रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन क्या होता है? MICR, सॉरी इसमें कैरेक्टर में भूल गया, यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर रिकग्निशन। देखिए इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊं, आपने चेक बुक्स देखी होंगी। चेक बुक्स में जो चेक का नंबर लिखा रहता है वो MICR के द्वारा लिखा होता है। MICR जैसे ही उसको MICR मशीन में डाला जाता है, कोई स्कैनर में डाला जाता है MICR स्कैनर में, तो वो क्या होता है कि वो स्कैनर केवल मैग्नेटिक इंक को ही रीड करता है, बाकी आप किसी नॉर्मल इंक से लिखा होगा तो उसका नंबर रीड नहीं करेगा। ये MICR की खासियत होती है और बेस्ट एग्जाम्पल इसका चेक बुक है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं, फिर आता है इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर जो नॉर्मली हम अभी स्कैन वो करते हैं ना, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वो इमेज स्कैनर होते हैं और उन्हीं में कई अच्छी वैरायटी आने लगी है, उसमें कुछ अपडेट्स आने लगे हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, OCR में भी कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी इमेज को। ठीक है, इमेज या टेक्स्ट फाइल को। तो इमेज स्कैनर्स में केवल इमेज स्कैन होती हैं, इमेज, तस्वीर, फोटो वगैरह, फोटो। ठीक है, कोई भी फाइल अगर आपको उसको एडिट नहीं करना है तो। ठीक है, अब लाइट पेन क्या है? लाइट पेन से भी इस OCR मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर को रिकग्निशन किया जाता है, टेक्स्ट को, और हम फोटोज़ को भी। और लाइट पेन हमें लिखने के काम भी आता है। ठीक है, अब बार कोड रीडर। बार कोड रीडर तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने बार कोड रीडर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए बार कोड रीडर क्या होता है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये बार कोड है। ठीक है, मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बार कोड है और इसको रीड करने की, देखिए हम नॉर्मली अगर इसके नीचे नंबर ना लिखा हो तो हम इसे रीड नहीं कर सकते, और ये इसको बार कोड को रीड करने वाला है बार कोड रीडर। ठीक है, इसी में एक आता है QR कोड रीडर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी होती, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इनको हम अच्छे से जानते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा, निर्देशों और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। ठीक है, कोई भी डिटेल, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर अगर हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी को एक बात स्टोरेज भी कहा जाता है। स्टोरेज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टोर का मतलब होता है भंडारण। ठीक है, अब भंडारण का मतलब क्या हो? जहाँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टॉक की जा सकें, वो भंडारण है। और वैसे ही हमारी मेमोरी है, जहाँ कुछ हम एक साथ में हम रख सकते हैं। ठीक है, इसे आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं। याद रखना या कोई भी फाइल को याद करना, कोई भी चीज़ अगर, जैसे इंसान के अंदर भी मेमोरी होती है, जिसे हम दिमाग कहते हैं, याद रखना कहते हैं। जैसे किसी को कोई बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं तो वो कहता है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी याददाश्त। इसको कई भाषाओं में बताते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गया, आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं, याददाश्त हो गया। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में? इंसान जो याद रखने के लिए सहारा लेता है उसे माइंड कहते हैं, उसका मस्तिष्क। और कंप्यूटर जिसका सहारा लेता है उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी इंसानी मस्तिष्क की भांति होती है। देखिए जो मैंने बताया अभी वही आगे, इंसानी मस्तिष्क की भांति होती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? मतलब कि CPU, जो कि कंप्यूटर के बीच में रहता है, इसलिए इसको सेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, और यही कंप्यूटर क्या है? माइंड, मस्तिष्क। ठीक है, ठीक। कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र में रहता है। मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ है अगर आप इनपुट देंगे वो CPU से होकर के जाएगा और आउटपुट डिवाइस तक पहुंचेगा। ठीक, इनपुट आउटपुट।
इनपुट यूनिट द्वारा डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है और इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। डाटा को प्रोसेस करने में अपने दो भागों की मदद लेता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, एक इसका एक यूनिट होता है ALU। ALU में दो भाग होते हैं, पहला होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है लॉजिकल। ठीक, तो अर्थमेटिक में मैंने बताया था, दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग से पहले प्राइम, देखिए जो भी डेटा आप कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो जाता है पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपके क्या करेगी, प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो निर्देशों को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में ट्रांसफर कर देता है और वहाँ उनकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग का कार्य होता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलते हैं उसको फिर वापस, जैसे कि ये रही आपकी इनपुट के बाद ये रहा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा गया, वो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में उसका प्रोसेसिंग का कार्य होगा। प्रोसेसिंग के बाद ये वापस प्राइमरी मेमोरी में आएगा और प्राइमरी मेमोरी इसको आउटपुट को दे देगी। आउटपुट में आपकी रिजल्ट में दिखा दिया जाएगा, माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनपुट डिवाइस से डाटा कब लेना है, स्टोर यूनिट में कब डालना है, वैल्यू से डेटा कब लेना है और वह डाटा प्रोसेस हो जाए तो उसको आउटपुट डिवाइस तक कब भेजना है, यह सारे काम कंट्रोल यूनिट करता है। मैंने बताया कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, ये सारी सीयू के निगरानी में रहता है। सीयू इन सबको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और जो हार्मफुल की बात है वो भी यही है कि कंप्यूटर क्या है कि कोई भी अगर काम इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो कंप्यूटर तक ना पहुंचे गलत इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर को कोई हानि ना हो, इसलिए इसका काम भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। देखिए अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण करना भी आवश्यक है क्योंकि इनको हर तरीके से, कई तरीके कंप्यूटर हैं जिनको हम यूज करते भी हैं और नहीं भी करते, तो उनका तीन तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। पहला वाई टाइप प्रकार से, दूसरा साइज से आकार से, तीसरा उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब टाइप प्रकार के आधार से हैं तीन तरीके के, पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग क्या होता है, मैं आपको एक सरल सी बात बताऊं। आपने घड़ियां वॉच देखी होंगी, वॉच कई आपने दो प्रकार की देखी होंगी। पहला तो होता है कांटे वाली, ठीक है, ये होती एनालॉग, इसमें कोई भी डिजिटल चीज़ आपको नहीं दिखेगी, कोई भी डिजिट नहीं देखेगा, आपको केवल एक सुई या किसी मानक के आधार पर ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरे होते हैं डिजिटल मतलब जिनमें सुइयों का नहीं, आपने घड़ियां देखी होंगी जो इस तरीके से टाइम बताती हैं डिजिट के रूप में, वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, इनमें रिजल्ट डिजिटल रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल, ये हाइब्रिड होते हैं, इक्वल टू हाइब्रिड। ठीक, ये हाइब्रिड में आते हैं, मतलब जिसमें सुइयों द्वारा या फिर कांटों द्वारा या किसी मानक द्वारा, और डिजिटल मतलब कि डिजिट्स द्वारा भी आपको रिजल्ट दिखाई दे या कोई भी कार्य हो, वो हाइब्रिड में आते हैं। ठीक है, अब साइज के आधार पे देखते हैं। साइज के आधार पे होते हैं माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम एंड सुपर, इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। और आते हैं पर्पस, जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। देखिए जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं कि इनको आप किसी भी एवरी टाइप ऑफ वर्क्स में काम ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के काम में, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये होते हैं कि इन्हें किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ठीक, इनको हम डिटेल में देखते हैं अभी नेक्स्ट में।
देखिए सबसे पहले देखते हैं हम अनुप्रयोग। पहला जो हमने अभी वर्गीकरण देखा था, पहला वर्गीकरण जो था वो प्रयोग के आधार पर नहीं, वो अनुप्रयोग के आधार पर था। तो उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसमें देखते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। पहला होता है एनालॉग, ऐसी मशीन जो आंकड़ों एवं भौतिक मात्रा दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को दर्शाता है, जिसे हम मेजरमेंट टैप भी बोलते हैं, वेइंग स्केल भी बोलते हैं। ऐसी चीज़ें हमें जो दिखाता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, दर्शाता है। यह आंकड़े सतत लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए कोई भी आप किसी भी एक मानक से, अगर किसी एनालॉग मानक से कोई चीज़ मापेंगे तो उसका जो माप है वो हर बार बदलता रहेगा, थोड़ा सा भी बदलेगा लेकिन बदलेगा ज़रूर। ठीक, इन कंप्यूटर्स की कार्यक्षमता तेज होती है। इनका परिणाम हमें ग्राफ आदि के रूप में प्राप्त होता है। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़े स्टोर नहीं कर सकता, इनमें स्टोरेज का प्रावधान नहीं होता था। इसमें आपने एक बार देख लिया, अगर आपको दोबारा प्राप्त करना है तो दोबारा उसको मापना होगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता था। इनका प्रयोग तकनीकी, विज्ञान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में किया जाता था। एक फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्मामीटर। थर्मामीटर में आप किसी का टेम्परेचर मापेंगे, नेक्स्ट अगले ही घंटे अगर आपको उसी का पुराना तापमान देखना है तो नहीं देख सकते, आपको दोबारा से मापना ही पड़ेगा। ठीक, ये हो गया एनालॉग। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से भिन्न होता है। कंप्यूटर जो सूचनाओं को अंकीय रूप में, मैंने बताया था ना, अंकीय डिजिट्स के रूप में प्रोसेस करता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम, देखिए पूरा कंप्यूटर जो है वो 0 और 1, इन्हें हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, बाइनरी नंबर पे ही काम करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कंप्यूटर को देते हैं तो वो आपकी भाषा में और आपकी लैंग्वेज में होती है, लेकिन आप कंप्यूटर का सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर का मैनेजमेंट उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, जो भाषा कंप्यूटर समझता है। ठीक है, इस्तेमाल करता है। ये कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे एक कैलकुलेटर। ठीक, तो कैलकुलेटर क्या है, डिजिट्स में दिखाई देता है, इसमें 0 1 2 3 करके डिजिट्स में आपका काम होता है। ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये एनालॉग कंप्यूटर से कुछ धीमे लेकिन परिणाम में शुद्ध होते हैं। अब देखो, पहले हम देखते थे एक वेइंग स्केल जो होता है, वेइंग स्केल, उसमें क्या होता था, आपको कुछ बाट वगैरह रख करके या फिर कुछ मापन आदि मानक रख करके तोला जाता था। उसमें थोड़ा सा रिजल्ट क्या होता था, थोड़ा सा गड़बड़, एक्यूरेसी 90 तो नहीं तो 85 90 इतने % एक्यूरेसी होती थी। लेकिन जो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, इनमें 99.99% एक्यूरेसी होती ही है। ठीक है, तो 90 इसमें जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि 99.99% एक्यूरेसी होती है। ठीक है, 0.1% तो हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू के कारण भी इसमें रिजल्ट में गड़बड़ी आ सकती है। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं लिए होते हैं, मतलब इनमें दोनों डिजिटल और एनालॉग दोनों के ही प्रॉपर्टीज होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों के तरह के कंप्यूटर से अधिक तेज होता है, मतलब कि हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल से भी और एनालॉग से, दोनों से ही स्पीड में ज़्यादा होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। इन कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर एक नियंत्रक तथा अंकीय कार्य करने के लिए होता है, वहीं एनालॉग कंप्यूटर समस्या का हल करने के लिए। ठीक है, अंकीय क्रिया और समस्या का हल दोनों किया जा सकता है इसमें। इनका उपयोग जटिल गणितीय समीकरण, वैज्ञानिक गणना तथा रक्षा आदि के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल पंप मशीन और स्पीडोमीटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, स्पीडोमीटर आपने गाड़ियों में देखा होगा कि उसमें एनालॉग भी रहता है, कांटेदार घड़ियाँ भी रहती हैं, और डिजिट्स में भी वहाँ पे शो होता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर के आसान उदाहरण है, मतलब कि ये नॉर्मल सी और जनरली उदाहरण है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप तो अब जाते ही होंगे, मशीनें देखी हैं पेट्रोल पंप डालने की। स्पीडोमीटर गाड़ियों में होते हैं, बाइक्स में, कार्स में, सारी चीज़ें ये आपने देखी होंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पर्पज़ के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। पर्पज़ के आधार पर
पर्पज़ के आधार पर पहले बताया था मैंने जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर देखिए देखते हैं, मैंने बताया था जो कंप्यूटर हर जगह उपयोग कर सके। आज जो हम कंप्यूटर उपयोग करते हैं वो लगभग जनरल पर्पज़ कंप्यूटर ही होते हैं, ठीक है। मैंने बताया जो हम यूज करते हैं वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। आप इस लेख को एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर पर ही पढ़ रहे हैं। देखिए जो आप मान के चलो, अगर आप ये वीडियो जो भी मैंने वीडियो बनाई है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो ये एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है, ठीक है। मोबाइल में देख रहे हैं तो ये भी एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है, क्योंकि जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जिसमें एक से अधिक कार्य किए जा सकें, एक से अधिक कार्य किए जा सकें, वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। आप इस लेख को कंप्यूटर में जो वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, ये एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में ही देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे देखिए। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कई क्रियाकलापों, मैंने बताया था एक से अधिक क्रियाकलापों को कर सकने की क्षमता रखता है। आप इसके द्वारा शोध पत्र, लेटर भी लिख सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, अपने घर में कार्यालय का बजट तैयार कर सकते हैं, व्यवसाय की बिक्री का चार्ट आदि बना सकते हैं, मशीन द्वारा कार्य कर सकते हैं। डेस्कटॉप, नोटबुक आदि सामान्य कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, ये सारे आपके जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, ठीक। अब आते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर क्या है? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है, इनको किसी मतलब बता रहा है कि जैसे नाम लिखा है ऐसे विशेष कार्य के लिए बनाया गया। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी कार्य विशेष को करने के लिए विकसित किए जाते हैं। इनका कार्य केवल एक ही तरह के कार्य करना होता है, जैसे परिवहन नियंत्रण करना, मौसम की भविष्यवाणी करना आदि। इस प्रकार के कंप्यूटर के सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की भांति भिन्न भिन्न कार्य नहीं कर सकते। देखिए जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो है, इसमें आप काम तो बहुत सारे कर सकते हैं, एक से अधिक, ठीक है। और एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है, इसमें काम सिर्फ एक ही होता है, लेकिन इनमें कार्य करने की क्षमता और गति तेज होती है, इनकी कम होती है। देखिए किसी व्यक्ति से अगर आप एक से अधिक कार्य करवाएंगे तो वो कार्य धीरे धीरे करेगा, क्योंकि वह सब में निपुण नहीं हो सकता। और स्पेशल किसी एक स्पेशल आदमी से जो किसी एक क्षेत्र में रुचि रखता हो, उसमें ज़्यादा होशियार हो, तो वो ज़्यादा उसको स्पीड से करेगा, ठीक है। और ये स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर क्या है, वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के भांति अधिक कार्य नहीं कर सकते, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर पहला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर तेजी से बढ़ता हुआ तथा व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। यह सभी तरह के कंप्यूटर से सस्ता, हल्का होता है और आकार में भी छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया। इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य, मनोरंजन, शिक्षा, घर, कार्यालय इस्तेमाल आदि में विकसित किए जाते हैं। जैसे पीसी हो गया हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, पैड्स हो गए, आईपैड, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। ये सारी चीज़ें जितने एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, जैसे कि कंप्यूटर डेस्कटॉप बोलते हैं जिसे, दूसरा हो गया लैपटॉप, तीसरा टैबलेट, चौथा मोबाइल, ठीक। ये हमारे क्या है, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, फिर दूसरा आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? आमतौर पर ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है उसे वर्क स्टेशन कहते हैं। इनको व्यवसाय तथा पेशेवरों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। वर्क स्टेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। नेटवर्क से कैसे? इसमें सर्वर और क्लाइंट का रोल रहता है। जैसे कि ये एक कंप्यूटर हो गया आपका और ये सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं और इसमें से एक कोई सर्वर होगा। देखिए अगर ये सर्वर है तो ये सारे क्लाइंट होंगे और ये नेटवर्क से लैन
लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे। और इसमें एक सर्वर जो होता है, इसको सर्वर भी बोलते हैं और इसको वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये पेशेवरों घर के लिए यूज नहीं किया जाता, ये पेशेवर जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह में, बैंकों में, बैंकों में भी शायद होता है, और पेशेवरों और व्यवसाय की बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी बोलते हैं, मतलब कि मध्यम रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल छोटे व्यवसाय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को सिंगल यूजर के लिए विकसित नहीं किया गया, इनको एक कंपनी द्वारा अपने एक विभाग विशेष कंपनी के कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये मिनी कंप्यूटर जो होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये बड़ी छोटी मोटी कंपनियों, ठीक है, मध्यम वर्ग के जो होते हैं उनके लिए, व्यवसाय के लिए यूज किया जाता है। छोटी कंपनी है, छोटा व्यवसाय है, उसमें कई सारे यूजर है, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर के लिए नहीं बनाया जाता है ये, ताकि डेटा का आदान प्रदान हो सके। ठीक, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के इस चैप्टर में, हम इस चैप्टर तो फर्स्ट ही है, लेकिन इस पार्ट में हम केवल कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानेंगे, और बाकी अगली क्लास में हम जानेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऊपर वर्णित सभी कंप्यूटरों से अधिक तेज एवं क्षमतावान होता है। अभी तक जितने हमने आकार के आधार पर जितने भी कंप्यूटरों को पढ़ा है ऊपर अभी, उनमें से सबसे ये क्षमता वाले होते हैं और स्पीड में होते हैं। जैसे कि हमने एक पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, ये हमने पढ़े, इन सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है ये। ठीक है, क्षमतावान होता है। इनका इस्तेमाल सरकारी प्रतिष्ठानों, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटरों को बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों में यूज किया जाता है। सरकारी दफ्तरों, सरकारी कंपनियों, सरकारी संस्थानों में यूज किया जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर से तो बड़े ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर मतलब सुपर, तो इसको पढ़ेंगे भी सुपर तरीके से। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर। देखिए, सुपर नाम उसका ऐसे ही नहीं हो गया, कुछ तो खास बात है उसमें, इसलिए इसका नाम सुपर है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल एवं खर्चीले होते हैं। इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा शोध कार्य, मौसम भविष्यवाणी, तकनीकी आदि कार्यों में होता है। समिट सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसे अमेरिका ने बनाया है। देखिए, अभी तक सुपर कंप्यूटर बहुत सारे हैं और जितने अभी तक बने हैं उनमें से सबसे बड़ा समिट सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सन 1991 बनाया था। परम कंप्यूटर को भारत सरकार की एक संस्था सीडैक ने बनाया था। सीडैक भारत सरकार की एक संस्था है, टेक्निकल संस्था है जो सीडैक है, इसे सीडैक ने बनाया था परम 8000 को सन 1991 में। ठीक है, परम के बाद भारत में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं और कई तो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भी शामिल है। मतलब भारत ने अभी तक जितने कंप्यूटर बनाए हैं सुपर, उनमें से कई सुपर कंप्यूटर टॉप वर्ल्ड के टॉप 500 कंप्यूटर्स में से एक हैं, कुछ हैं उसमें से। ठीक है, इंडिया के। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, नहीं तो मोबाइलों वाले बुरा मान जाएंगे। आधुनिक कंप्यूटर में जो हम अभी चलाते हैं, जिसमें वीडियो देख रहे हो शायद आप, स्मार्टफोन, आजकल सेल फोन, जिन्हें आप आम भाषा में मोबाइल फ़ोन कहा जाता है, कंप्यूटर द्वारा होने वाले कई कार्यों को कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग, गेम, डॉक्यूमेंट कैलकुलेशन आदि मोबाइल में कर सकते हैं। इन्हें आजकल स्मार्टफोन कहा जाता है। समझे? बियरेबल क्या होता है? जो आप हाथों में घड़ियां वगैरह पहनते हैं, डिजिटल वॉच वगैरह। बियरेबल का मतलब होता है पहनने योग्य, अर्थात ऐसे उपकरण जो शरीर के अंग विशेष पर पहना जा सके, खासकर हाथ में। ये उपकरण किसी कार्य विशेष एक छोटे भाग को करने के लिए बनाए जाते हैं। स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, बियरेबल कंप्यूटर। ठीक, इनको बताने की ज़रूरत नहीं, ये सारे लोग यूज करते हैं। गेमिंग कंसोल क्या होता है? एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल गेम खेल सकते हैं।
जैसे कि Xbox वगैरह हो गया और गेम स्टेशन हो गया, ऐसा कुछ करके आता है। तो ये सब, ये कंप्यूटर भी जानते होंगे, टीवी जानते होंगे आप। टीवी क्या है? टीवी भी एक सिंगल पर्पज़, हाँ सॉरी, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। इसमें केवल टीवी ही चलती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, और हमारा चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।